तो जब भी हमने कोई स्टॉक या बॉन्ड बाय करना होता है तो हमारे लिए ये दो चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। उनमें से एक है टाइम और दूसरा है रिस्क। क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, हम कोई ऐसा एसेट बाय करते हैं जो कि हमें फ्यूचर में अर्निंग देगा, तो उसकी हम अमाउंट पे जो है वो करते हैं प्रेजेंट में, और जबकि उसकी अर्निंग होती है वो है फ्यूचर में। तो इसका जो टाइम गैप आता है उसमें मनी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, और इसलिए हो सकता है कि आज जो हम 10,000 लगा रहे हों और हमें इस पे 10 साल बाद जो इस पे 20,000 मिले, तो हो सकता है कि उन 20,000 की वैल्यू कम हो आज के 10,000 से, बावजूद इसके कि वो 20,000 मिकदार में वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी वैल्यू आज कम हो सकती है। वो वैल्यू क्यों कम होगी वो एक अलग टॉपिक है, मेनली उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है और करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन बेसिकली इकोनॉमीज में जो देखा गया है वो यही है कि मनी की वैल्यू ओवर टाइम डिक्रीज होती है। तो एक चीज़ है टाइम की। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है रिस्क का, क्योंकि जब आप कहीं कोई भी, चाहे वो बॉन्ड हो या चाहे वो स्टॉक हो, उसमें एक रिस्क इंक्लूडेड है। स्टॉक में ज़्यादा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कम है, लेकिन रिस्क एक एसोसिएटेड है, तो ये इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम देख रहे हैं मैन की प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस, और उसमें टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यानी सबसे पहले हम टाइम वैल्यू देखेंगे मनी की। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू का और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू का। ये दोनों कॉन्सेप्ट दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेन प्रेजेंट वैल्यू को कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू को कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपने एक एसेट बाय करना है, उसकी कॉस्ट होगी प्रेजेंट में और अर्निंग होगी फ्यूचर में। तो आप ये फैसला करने के लिए कि क्या मुझे ये कॉस्ट पे करना फ़ायदेमंद है या नहीं है, आप ये जानना चाहेंगे कि ये फ्यूचर में जो आपको अर्निंग मिलेगी फ्यूचर में, तो उसकी आज क्या वैल्यू है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट में। तो आप यानी कहना चाहिए कि जो अर्निंग आपको फ्यूचर में हुई है, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम डिसीजन लेते वक्त कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी हम इस वक्त के लिए प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम इग्नोर करते हैं, पहले हम फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू बेसिकली ये होता है कि आपके पास आज जो एक अमाउंट है उसकी एक वक्त गुजरने के बाद क्या वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 इस वक्त मौजूद हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ 3 ईयर्स के बाद इन $100 की क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए मैं ये कंसीडर करूँगा कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इन $100 को बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ और मैं 3 साल उस पर एक इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूँ, और मेरे पास 3 साल के बाद एक डिफरेंट अमाउंट होगी इस $100 से, जो कि इस $100 की फ्यूचर वैल्यू होगी। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आफ्टर 1 ईयर मेरे पास क्या अमाउंट होगी। आफ्टर 1 ईयर मेरे पास होगी अमाउंट, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि है इन्वेस्टमेंट इनिशियल अमाउंट जो कि आपने डिपॉजिट कराया, जो कि है $100, और उसमें ऐड हो जाएगी जो आपका इंटरेस्ट रेट है, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय R,
ये आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे पहले साल का। लेकिन यहाँ पे 100 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ 100 इंटू 1 प्लस आर, तो ये भी आई गेस सेम ही बात है, हमने सिर्फ उस 100 कॉमन ले लिया। तो ये अमाउंट होगी 1 ईयर के बाद। अब हम देखना चाहते हैं, ये 1 साल गुजर गया इस $100 को, तो हमारे पास $100 भी मौजूद है और उस पर एक इंटरेस्ट की अमाउंट भी मौजूद है। तो 2 साल के बाद मेरे पास क्या अमाउंट होगी? 2 साल के बाद भी मेरे पास यही अमाउंट होनी चाहिए 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर के। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो मसला ये है कि जब मैंने पहले साल डिपॉजिट कराया था तो मुझे इंटरेस्ट मिला था इस अमाउंट पे, लेकिन जब मैं दूसरे साल का जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे सिर्फ इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे इस पूरे अमाउंट पे जो कि मेरे 1 साल के बाद मौजूद थी वो मिलेगा। तो यानी ये सारी वैल्यू जो है वो मेरे कह लें कि दूसरे साल के लिए इनिशियल अमाउंट बन जाएगी। तो मेरे दूसरे साल में इनिशियल क्या अमाउंट होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, ये मेरी इनिशियल अमाउंट है। और इस पे एक वैल्यू अप्लाई होगी, वो क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसको अगर मैं लिख दूँ 100 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसी तरह 3 साल के बाद मेरे पास जो अमाउंट होगी इनिशियली वो होगी, यानी तीसरे साल के शुरू में मेरे पास 100 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर मौजूद था, और जो मुझे इंटरेस्ट उस पर अर्न हुआ तो वो 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर उसमें कर दूंगा, और टोटल जो मेरे पास होगी उसे 100 इंटू 1 प्लस आर का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये मैंने फाइंड किया 3 इयर्स के लिए। लेकिन असल चीज़ जो मैं जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो ये है कि n नंबर ऑफ इयर्स में कितनी इस 100 वैल्यू की अमाउंट होगी। यानी 100 वैल्यू ये मेरे हैं प्रेजेंट के, और मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ फ्यूचर में, यानी n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू होगी, मैं ये इनिशियल अमाउंट ले लेता हूँ, नहीं इनिशियल अमाउंट नहीं, मैं पैटर्न को देखता हूँ पैटर्न क्या चल रहा है। 2 साल के बाद ये हमारे पास 2 साल के बाद ये अमाउंट थी, 3 साल के बाद ये अमाउंट थी, 1 साल के बाद ये अमाउंट थी। तो यानी आपने देखा कि जो इनिशियल यानी शुरू में आपने लगाई डिपॉजिट किया वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है 1 प्लस आर से, और 1 प्लस आर की पावर वो नंबर होता है जिस पीरियड के बाद आप अपने वैल्यू को कंसीडर करें। यानी 1 साल के बाद किया तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर थी 1, 2 साल के बाद किया तो इसकी पावर थी 2, 3 साल के बाद किया तो इसकी पावर थी 3। तो अब अगर हम कंसीडर करेंगे n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, तो इसकी वैल्यू होगी 100 इंटू 1 प्लस आर ओवर n। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू, तो जैसा कि हमने देखा कि फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू है कि जो कि आज मैंने $100 डिपॉजिट कराए थे, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू n नंबर ऑफ ईयर्स में ये थी। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो वैल्यू होगी, यानी मेरे पास अगर $1000 मुझे मिलेंगे n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, तो उसकी आज क्या वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उलट है इसके, यानी $1000 जो मुझे मिलेंगे n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, यानी अब मैं आखिर से शुरू करता हूँ। तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मुझे मिलेंगे $1000, n-1 में क्या मिलेंगे मुझे 1000
यानी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर के, यानी कि जो इंटरेस्ट आपने जो इंटरेस्ट है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे बजाय मल्टीप्लाई करने की। इसी तरह n-2 के n-2 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर 2 के। और n-n अगर हम ले लें, यानी n नंबर ऑफ ईयर्स हैं और n-n ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n के। अब ये n-n क्या शो करता है, तो यानी अगर हमारे पास 10 साल थे, 10 साल के बाद हमारे पास थे ये $10,000, तो 10 - 10 शो करेगा कि जीरो टाइम पे, जीरो टाइम से क्या मुराद है, प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास ये फार्मूला आ गया 1000 × 1 प्लस आर ओवर एन के। फार्मूला तो नहीं बल्कि इसे कहना चाहिए ये एक एग्जांपल थी। तो फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ओवर होल रेट पर एन के। और फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर एन के होल एन। तो ये दो फार्मूलाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जो ज़रूरी है वो ये देखना है कि जब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो हर साल का जो इंटरेस्ट है उसमें इनिशियल यानी हर साल के स्टार्टिंग पे जो वैल्यू लेते हैं वो फ़र्क है। जैसे हमने पहले साल की स्टार्टिंग वैल्यू लीजिए, अगले साल की स्टार्टिंग वैल्यू लीजिए, उससे अगले साल की स्टार्टिंग वैल्यू लीजिए, यानी उसमें 1 प्लस आर ऐड होता जा रहा था जो कि पिछले साल का इंटरेस्ट था। तो यानी हर साल आपको ज़्यादा वैल्यू पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उसको जो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट की अर्निंग जो है वो ज़्यादा होती है, कंपाउंडिंग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। जबकि इस प्रेजेंट वैल्यू में ये कॉन्सेप्ट उलट है, इसमें ये वैल्यू कम होती जाती है हर साल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, जो कि कंपाउंडिंग का बिल्कुल उलट है। तो इन प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम एक एसेट जो कि फ्यूचर में हमें एक इनकम जनरेट करेगा वो हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो एग्जांपल आप ज़रूर देखें और इसके साथ ही एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व ज़रूर करें। और आई होप सो इन सब के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।